बीजेपी को लेकर भी कोई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लहर की गुंजाइश राजस्थान में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि तमाम सारे वायदे, तमाम सारी चीज़ें जो बीजेपी ने कही थी वो सब अभी फ़िलहाल होती हुई नज़र नहीं आती। उसमें राजे का नाम गायब है, और राजे का नाम गायब होने का मतलब दिनेश ये है कि राजस्थान बीजेपी में बड़ा भूचाल और बड़ी हलचल मचना, क्योंकि आपने इसके अंदर मोहन यादव को सीएम बनाया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि जो बिहार और कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो कह सकते हैं यादव जो वोट बैंक है उनके ऊपर सेंधमारी की जाए, उनके ऊपर कब्जा किया जाए। इसीलिए आपने देखा कि जो मोहन यादव बिहार पहुंचते हैं उसके बाद यूपी आते हैं, तो इसी तर्ज पे कहीं ना कहीं जो अलवर की सीट है महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि वहां से बाबा बालकनाथ क्योंकि अपने आप में बड़ा नाम बन गए। और देश में लोकसभा के चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और अब राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में परचम लहराने की तमाम कोशिशें शुरू कर चुकी हैं। आपको बता दें कि हाल ही में 5 राज्यों के पिछले साल अंत में विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए हैं, जिसमें से हिंदी पट्टी के 3 प्रमुख राज्य मध्य प्रदेश, राजस्थान और इसके अलावा बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, तो तीनों में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बना ली है। इन विधानसभा चुनाव को 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना गया और इस सेमीफाइनल में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती हुई नजर आई है। लेकिन राजस्थान में 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो यहां पर कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त देते हुए भाजपा ने 25 की 25 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी। लेकिन इस बार जो मुकाबला है वो कुछ कड़ा होता नजर आ रहा है, क्योंकि एक तरफ अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच जो 2020 में सियासी तकरार शुरू हुई थी वो थम चुकी है। अब दोनों नेता एक मंच पर आकर पार्टी को आगे ले जाने की बात करते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ नजर डालें तो कांग्रेस पार्टी राजस्थान के तमाम दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने पर विचार कर रही है और कुछ ही दिनों में अब पहली सूची भी जारी होने वाली है। ऐसे में सचिन पायलट, अशोक गहलोत, गोविंद सिंह डोटासरा, ये तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं जिनकी भूमिका अब आने वाले वक्त में अहम हो जाएगी। देश की हकीकत इस खास कार्यक्रम में आज बात करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन जी मेरे साथ हैं। अमन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमन जी, यदि देखा जाए तो राजस्थान में कांग्रेस की स्थिति 2018 की तुलना में कमजोर जरूर हुई है, लेकिन 2013 में यदि विधानसभा चुनाव की बात करें महज 21 विधायक जीते थे। इस बार 70 है, विपक्ष में जरूर है लेकिन ये आंकड़ा बढ़कर 3 गुना से भी ज्यादा हो गया। 70 सीटें यहां पर कांग्रेस पार्टी के पास यदि सदस्यों की बात करें विधानसभा में है, तो यहां से दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार कर कांग्रेस पार्टी कितना फायदा उठा सकती है? देखिए, बिल्कुल महत्वपूर्ण आंकड़ा आपने दिया दरअसल दिनेश, क्योंकि अगर हम राजस्थान की राजनीति की बात करें तो वहां पर समझ में ये आता है कि कांग्रेस पार्टी को भले ही लोगों ने कह सकते हैं सत्ता नहीं सौंपी, लेकिन सत्ता के बहुत करीब लाकर खड़ा कर दिया, यानी कि एक मजबूत विपक्ष की भूमिका में कांग्रेस पार्टी से नजर आ रही है। और ऐसे में लोकसभा चुनाव का होना, और देखिए इसमें जो कड़ी से कड़ी अगर हम जोड़ें तो कई तरह की चीज़ें निकल के सामने आती हैं, क्योंकि बीजेपी को लेकर भी कोई बहुत ज़्यादा कह सकते हैं लहर की गुंजाइश राजस्थान में नज़र नहीं आ रही, क्योंकि तमाम सारे वायदे, तमाम सारी चीज़ें जो बीजेपी ने कही थी वो सब अभी फ़िलहाल होती हुई नज़र नहीं आती। लाल डायरी का जिक्र किया था, वो लाल डायरी कहाँ पे, उसके बारे में कोई बात नहीं होती। तमाम तरह से SIT बनाकर और तमाम चीज़ों को करके वो बहुत सारी चीज़ों पर पर्दाफाश करना चाहते थे, वो कब हुआ, कैसे हुआ, कब होगा, कोई नहीं जानता। तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जो लगातार अब कांग्रेस पार्टी के हाथ में लगे हुए हैं। ऐसे में अगर कांग्रेस पार्टी ने खासकर सचिन पायलट, अशोक गहलोत और जो बड़े लेवल के नेता हैं, अगर ये लोग मिलकर बैठते हैं और बेहतर रणनीति बनाते हैं, क्योंकि कल शायद संभावना है राजस्थान को लेकर कि कई सारे नाम जो है कांग्रेस पार्टी सेलेक्ट करने वाली है। जो CEC की बैठक होने वाली कांग्रेस की, उसमें कई नामों पे जो है मोहर लगती हुई नजर आएगी। और यहाँ पर देखिए, अगर आप जो है आंकड़ों को भी देखें तो जो 15-16 नामों की लिस्ट आती है बीजेपी की, उसमें राजे का नाम गायब है। और राजे का नाम गायब होने का मतलब दिनेश ये है कि राजस्थान बीजेपी में बड़ा भूचाल और बड़ी हलचल मचना, क्योंकि आपने 2 आंकड़े जो बताए, यानी कि 18 और 13 का जो आंकड़ा बताया, जाहिर बात है कांग्रेस पार्टी 21 तक आ गई। लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट ने काम किया और ज़मीनी स्तर पर लोगों से कम्युनिकेट किया, कांग्रेस के पास जो सत्ता की चाबी आ गई। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि 2023 में वो एक बार फिर से कंटिन्यू नहीं कर पाए। इसमें भी कई आपस की जो कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें हैं जो लगातार इशू बनती रहीं, चाहे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के संबंध हो या फिर कह सकते हैं आपस का जो तालमेल हो उतना बेहतर ना हो। और यही वजह है कि अब ये संभावना बन रही है कि अगर राज्य की
नाराजगी इस तरह बरकरार रही तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी बाजी मारती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से हालांकि कई चेहरे बड़े हैं लेकिन वो बात नहीं आ पा रही जो बात राजस्थान के अंदर बीजेपी को लग रहा था कि हम 25 की 25 सीटें इस बार फिर जीत जाएंगे, उसमें मुझे लगता है बीजेपी कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए राजस्थान में लोकसभा का चुनाव जीतना 2019 की तर्ज पर इस बार मुश्किल नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की बात कर ली जाए तो अलवर से पूर्व सांसद और वर्तमान में तिजारा से विधायक बाबा बालकनाथ को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। दूसरी तरफ अलवर सीट की बात करें तो वहां से केंद्रीय राज्य मंत्री भूपेंद्र यादव को जो है उम्मीदवार बनाया गया है लोकसभा चुनाव के लिए, लेकिन यहाँ पर ये कोशिशें चल रही हैं कि बाबा बालकनाथ को राज्य सरकार में यहाँ पर कैबिनेट मंत्री पद दिया जा सकता है। तो क्या अमन जी यहाँ से उत्तरी यहाँ पर राजस्थान और दक्षिणी हरियाणा या यूं कहें कि अहीरवाल बेल्ट को साधने की कोशिश कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी करती नजर आ रही है? क्योंकि बाबा बालकनाथ सांसद थे, वहाँ से इस्तीफा मांगा गया, विधायक बन गए, अब मंत्री बनाया जा रहा है। इसके साथ ही भूपेंद्र यादव को जो है संसदीय क्षेत्र अलवर से उतारा जा रहा है। किस तरीके से देखते हैं, क्या कामयाब हो पाएगी भाजपा? देखिए, जाहिर सी बात है, आपने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया दरअसल, क्योंकि देखिए जातिगत समीकरण बैठाने पड़ते हैं और इसमें बीजेपी बहुत माहिर मानी जाती है। आपने देखा किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव को सीएम बनाया जाता है और ये कोशिश की जाती है कि जो बिहार और कह सकते हैं उत्तर प्रदेश में जो कह सकते हैं यादव जो वोट बैंक है उनके ऊपर सेंधमारी की जाए, उनके ऊपर कब्जा किया जाए। इसीलिए आपने देखा कि जो मोहन यादव बिहार पहुंचते हैं उसके बाद यूपी आते हैं। तो इसी तर्ज पे कहीं ना कहीं जो अलवर की सीट है महत्वपूर्ण सीट है, क्योंकि वहां से बाबा बालकनाथ चूंकि अपने आप में बड़ा नाम बन गए और यहां तक कहा गया कि सीएम की रेस में सबसे आगे वो नजर आए, लेकिन एन वक्त पे उनका नाम वहां से कट गया और यहां तक कि उनको कोई मंत्री पद भी उस समय और बड़ी जीत दर्ज करके आए थे, 5 लाख से बिल्कुल बहुत बड़ी जीत दर्ज की थी और सभी लोग ये कहने लग गए कि इसने बड़ी जीत दर्ज करने के बाद आखिर सांसद से उनको एक विधायक बनाने की जरूरत क्या आन पड़ गई। आपने देखा कि जब वो संसद पहुंचते हैं उस समय अधीर रंजन खड़े हुए होते हैं, कहते हैं कि मुख्यमंत्री बनने की आपको बधाई, क्योंकि इतनी बड़ी जीत आप दर्ज करके आए थे। जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं उसका भी इम्पैक्ट पड़ता, लेकिन वैसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आया और बाबा बालकनाथ को कह सकते हैं कि मायूस होना पड़ा क्योंकि उनको मुख्यमंत्री पद नहीं दिया गया। अब ऐसे में अलवर से अगर जो कह सकते हैं भूपेंद्र यादव का नाम सामने आ रहा है दिनेश जी, अगर वो चुनाव लड़ते हैं तो क्या जो कह सकते हैं बाबा बालकनाथ है उनका सपोर्ट क्या भूपेंद्र यादव को मिलेगा? ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है, क्योंकि 5 लाख या 4 से 5 लाख वोटों के आसपास से इतने बड़े अंतर से भूपेंद्र जो बाबा बालकनाथ है उन्होंने जीत दर्ज की थी। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि बाबा बालकनाथ के पास कितना ज़बरदस्त वोट बैंक है। अब आपके एक और प्रश्न में एक और चीज जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बाबा बालकनाथ को जरूर आप मंत्री पद दे रहे हैं, लेकिन क्या उनको वो महकमा मिलेगा जिसके लिए वो लगातार फाइट भी कर रहे थे? कई लोग होम मिनिस्ट्री के उनको लेकर बात कर रहे थे, कई बार जो है वित्त मंत्रालय की बात कर रहे थे। हालांकि वित्त मंत्रालय जो है वो अब जो है दिया कुमारी है उनको दिया गया, डिप्टी सीएम को दिया गया। तो ऐसे में होम मिनिस्ट्री जो बसता है जो अभी मुख्यमंत्री के पास है, तो क्या ये बाबा बालकनाथ को मिलता है? अगर वो नहीं मिलता है तो मुझे लगता है कि बाबा बालकनाथ भी कहीं ना कहीं इससे नाराज हो सकते हैं। आप संभावना के तौर पर जो चीज़ नजर आ रही है वो ये आ रही है कि राजस्थान में भी क्या जो बीजेपी, क्योंकि राज्य को तो आप पहले नाराज कर चुके हो और अगर आपने बाबा बालकनाथ को नाराज कर दिया दिनेश जी, तो मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए संकट, क्योंकि आपने कहा कि दोनों राजस्थान और हरियाणा दोनों बेल्ट साधना चाहते हैं यादव की, लेकिन यहां पर जो सिटिंग एमपी रहे हैं क्या वो उनके साथ खड़े होंगे? ये अपने आप में बड़ा प्रश्न बन जाता है, क्योंकि बीजेपी के लिए राजस्थान को जीतना मुझे ऐसा लग रहा है दिनेश जी उतना आसान नहीं होने वाला जितना पहले की तुलना में हम कह सकते हैं, क्योंकि पिछली बार 25 की 25 सीटें बीजेपी के पक्ष में आई थी, लेकिन इस बार जिस तरह सचिन पायलट एक्टिव नजर आ रहे हैं, तमाम उनके नेता ने एक्टिव नजर आ रहे हैं, बीजेपी को मुश्किल हो सकती है। बिल्कुल, यहाँ पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को आगामी वक्त में न सिर्फ संगठनात्मक मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, बल्कि सीट शेयरिंग के मामले में भी यहाँ पर लगातार फंसी हुई है भाजपा की। किस तरीके से तमाम जो जातीय समीकरण है उनको साध करके सीट वितरण किया जाए जिसके माध्यम से बेहतर प्रदर्शन हो सके। आखिरी छोटा सवाल रहेगा यहाँ पर, सचिन पायलट, अशोक गहलोत एकजुट नजर आ रहे हैं। जालोर सिरोही सीट से जो है वैभव गहलोत को चुनाव मैदान में उतारने की खबरें सामने आ रही हैं, तो क्या यहाँ से सचिन पायलट को सवाई माधोपुर सीट से उतारा जाएगा, क्योंकि दौसा और अजमेर सीट से पहले भी सांसद रह चुके हैं? देखिए, जाहिर बात है और देखिए
समीकरण तो आपको बिठाने पड़ेंगे, चाहे दौसा की बात करें, अजमेर की बात करें या फिर कोई और सीट की बात करें। यहाँ पर सचिन पायलट जो हैं बड़े नेता हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और देखिए, चूंकि अब आपको चुनाव जीतना है तो ऐसे में हनुमान बेनीवाल के साथ भी बातचीत चल रही है, एक समीकरण बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। और देखिए, सचिन पायलट जैसे नेता अगर एक्टिव होंगे तो जाहिर बात है कि रिजल्ट कहीं ना कहीं कांग्रेस के पक्ष में जरूर आता हुआ नजर आएगा। और ऐसे में देखिए, मन के हारे हार होती है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को कम से कम ये सबक लेना पड़ेगा कि हर बार आप ये सोचते हो कि हम चुनाव हार रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम बीते 5 चुनावों की बात करें दिनेश जी, जो अभी हाल ही में संपन्न हुए विधानसभा के चुनाव, उसमें कांग्रेस पार्टी को 4 करोड़ 90 लाख वोट मिले तो वहीं बीजेपी को 4 करोड़ 80 लाख वोट मिले। तो ऐसा नहीं है कि लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देना नहीं चाहते, बल्कि बिल्कुल सचिन पायलट नेगेटिविटी वाले नेता लगते भी नहीं। जी बिल्कुल, वही मैं यहीं पे आ रहा था कि सचिन पायलट जो है जातिगत चीज़ों को सामने नहीं रखते, हमेशा विकास की बात करते हैं, काम की बात करते हैं, मुद्दों की बात करते हैं। और इसीलिए तमाम मौक़ों पर देखा गया है कि जब अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, हर तरफ से ये आवाज़ उठी, हर तरफ से ये मांग उठी कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। चूंकि अब वो बात कल की हो गई है तो हो सकता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट अब इससे आगे बढ़ना चाहते हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरह से उनके बीच में मध्यस्थता की है, प्रियंका गांधी का इसमें बड़ा अहम योगदान भी है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि राजस्थान के जो रिजल्ट इस बार आने वाले हैं लोकसभा चुनाव के, मुझे लगता है कि बीजेपी को जरूर चौंकाने वाले हैं। बिल्कुल, यहाँ पर आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी के लिए अब देखना यही होगा कि ये दिग्गज नेता मिलकर किस तरीके से चुनावी मुश्किलें पैदा कर पाते हैं और इसके साथ साथ ही कांग्रेस पार्टी की जो चुनावी स्थिति है सियासी समीकरणों के माध्यम से उसको कितना मजबूत कर पाते हैं। फिलहाल अमन जी, अपने तमाम जानकारी साझा की आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।